नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं पहले बार जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां कल दोपहर सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। हमला भिम्बर गली और पुंछ के बीच राजौरी सेक्टर में हुआ है। आतंकवादियों ने भारी बारिश का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इस दौरान ग्रेनेड के संभावित हमले से गाड़ी में आग लग गई। शहीद जवानों में 4 पंजाब के हैं जबकि 1 उड़ीसा का है। इस बीच आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि पुंछ में शहीद जवानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो आइए सुन लेते हैं पहले क्या कहना है मुख्यमंत्री का। बहुत दुखदायक खबर कल रात मिली। 5 जवान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸੀ, 4 ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ। ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ डिसाइडेड है। तो शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जवानों के शहीदों के घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वाले रो रो कर बेहाल हैं। जवानों की शहादत से हर किसी की आंखें नम हैं। परिवार के लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं और परिजनों ने सरकारों से आर्थिक सहायता की मांग की है, जिसका ऐलान अभी हुआ है। तो जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनमें से 4 पंजाब के थे और 1 उड़ीसा का था। और इस हमले में लुधियाना के हवलदार मनदीप सिंह, गुरदासपुर के सिपाही हरकिशन सिंह, मोगा के लांस नायक कुलवंत सिंह, बठिंडा के सिपाही सेवक सिंह और उड़ीसा के पुरी जिले के लांस नायक देवशीष शहीद हुए हैं। और मेरे को पता चला तकरीबन शाम को 7 बजे। अच्छा जी। मेरी मेजर सिद्धार्थ से बात हुई थी जी। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट हो गया है, उसमें हवलदार मनदीप सिंह शहीद हो गए। बोले कि 11 बजे उधर से रजौरी मिलिट्री हॉस्पिटल से निकलेगी गाड़ी, उनको डेड बॉडी लेके तो तकरीबन 8 बजे के आसपास शाम को पहुंचेगी। कल शाम को पता चला कि वो उधर कोई उसके घटना वापर गई, वो शहीद हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक लड़का छोटा, एक छोटी बच्ची है सर। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा भी जो भी शहीद हुआ है उसके परिवार को जो भी उसकी रक्षा की जाए, जो भी उसकी सहायता की जाए, और जो जिसने भी ये काम किया उसको जो शहीद किया उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरी भी ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੱਡੀ 5 ਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਜ਼ਖਮੀ ਆ। और इस पर आइए सीधे और अब जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी के पास चलते हैं। नज़ीर, ये बताया जा रहा था आज तमाम जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं, वो जांच करेंगी, लेकिन सुरक्षा का बहुत काफ़ी थी यहाँ पर। उस लिहाज से क्या आंकलन आपका, किस तरह की स्थिति है इस समय? जी, जांच तो होगी, हर वाकई की जांच होती है, लेकिन पहला चैलेंज ये है कि क्या उन तक पहुंच पाएगी सुरक्षा फोर्सेस जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी, हमला अंजाम दिया। दरअसल ये दूसरा बड़ा वाक़ा है पिछले 3 महीनों में इसी पूरे पुंछ और राजौरी इलाके में। और कल 3 बजे जब ये हमला हुआ जिसमें 5 सेना के लोग मारे गए, 1 शदीद जख्मी है, उसके बाद ही वहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया, आर्मी और पुलिस उसमें लगी। सीनियर पुलिस ऑफिसर वहाँ गए, आज उनकी श्रद्धांजलि भी दी। जो सेना के लोग इसमें मारे गए सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उसमें एडिशनल डीजी जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू के हैं, सो वो भी थे उसमें। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो प्रशासन के लिए, सुरक्षा फोर्सेस के लिए, कि मिलिटेंट किस तरह भाग निकलते हैं या इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने में। चाहे राजौरी का वाक़ा हो, वहां भी वैसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ और उससे पहले भी वैसा हुआ।
तो एक चैलेंज है कि क्या उन तक पहुंच पाएंगे सुरक्षा फोर्सेस जिन्होंने ये अंजाम दिया। ये कहा जाता है कि लश्कर के लोग इसके पीछे हैं, यही सुरक्षा फोर्सेस हमें कहते हैं सूत्रों के मुताबिक। तो दूसरी बात है, जिस तरह के हमला किया गया जिसमें जो गोलियों का इस्तेमाल किया गया है ये स्टील बुलेट्स थे, यानी अगर आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है तब भी महफूज नहीं है, तो वो स्टील बुलेट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद प्रोजेक्टाइल चाहे वो ग्रेनेड आया और कुछ वो दागा गया जिससे उस ट्रक में आग लगी, 5 लोग मारे गए और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हुई है। एक अहम बात यह है कि ये हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के विदेशी मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो भी आ रहे हैं एससीओ मीटिंग में शिरकत के लिए गवा अगले महीने। श्रीनगर में G20 की वर्किंग ग्रुप मीटिंग भी 20 मई को हो रही है। पाकिस्तान ने उस पर एतराज जताया है, भारत ने उस एतराज को रद्द किया है। पिछले हफ्ते होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मीटिंग, जब सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग दिल्ली में थे, उसमें कहा कि G20 मीटिंग के लिए श्रीनगर के हर एक सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो मिलिटेंसी का थिएटर है कश्मीर घाटी से अब शिफ्ट हो रहा है अब पीर पंजाल की तरफ या जम्मू रीजन में हो रहा है, तो बहुत ही चिंताजनक बात है। दरअसल जब राजौरी में हिंदू फैमिलीज पे हमला हुआ जनवरी में, होम मिनिस्टर अमित शाह उस वक्त जम्मू आए, सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग ली और एक तरह की डेडलाइन रखी सुरक्षा फोर्स को, कहा कि पुलिस को कि 3 महीने के अंदर अंदर जम्मू मिलिटेंसी से मुक्त होना चाहिए, कोई भी आतंकी घटना यहाँ नहीं घटनी चाहिए। लेकिन 3 महीने के बिल्कुल उसके बाद हुआ कि इतनी बड़ा हमला हुआ। पहले ये होता था कि सॉफ्ट टारगेट लेते थे कि बेगुनाह लोगों को कहीं टारगेट अटैक में मारा, जिस तरह ये राजौरी में हुआ, या यहाँ टारगेट अटैक्स होते थे प्रवासी मजदूरों पे या कश्मीरी पंडित। इस तरह इस वक्त जब आर्मी पे इस तरह बड़ा हमला हुआ, इससे एक मैसेज देना ये चाहते हैं कि किस तरह वो बड़ा हमला करने की क्षमता रखते हैं, उनमें कैपेसिटी है। तो ये एक तरह का चैलेंज है, ऑपरेशन जारी है वहाँ सुरक्षा फोर्सेस की तरफ से। देखना है कि क्या वो उन तक पहुंच पाएंगे उन मिलिटेंटों तक जिन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया है। जी नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जो आपने हमारे समक्ष रखी है। और इस पर और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हमारे साथ हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी हमारे साथ हैं, पूर्व उप प्रमुख हैं सेना हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। वैद सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, आप किस तरह से असेस कर रहे हैं, नज़ीर को भी आप सुन रहे थे, क्या जो हम पहले घाटी में आतंकी घटनाएं सुनते थे लेकिन अब जम्मू में हो रही हैं, और ख़ास तौर से हमारे सेना के जवान शहीद हुए, जब ये कहा जा रहा था कि जम्मू में अब होम मिनिस्टर ने बैठक भी ली थी कि यहाँ पर अब बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, आपका क्या आंकलन है जब से आपने खबर देखी है तब से? देखिए निधि जी, नमस्कार। ये जो कल घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, और मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि G20 की मीटिंग कश्मीर में हो रही है और उससे पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो दुनिया के सभी देशों में जाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है कि वहाँ कैसे मीटिंग हो रही है, और उसका साथ चाइना भी दे रहा है, और इन दोनों देशों ने इसमें ऑब्जेक्ट किया, और लेकिन भारत ने उन दोनों का ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया। और ये कोशिश जो कल वाला हमला है, ये बेसिकली वो जो नैरेटिव है कि यहाँ 370 हटने के बाद हालात बेहतर हुए हैं, उसको पंक्चर करने की कोशिश की जा रही है कि हम हमला जहाँ चाहे कर सकते हैं और इवन फौज पर कर सकते हैं। तो ये घटना अनफॉर्चुनेट है। और आप देखिए पिछले 2 सालों से जम्मू रीजन को इंक्रीजिंगली टारगेट किया जा रहा है। मैं नज़ीर को सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए अक्टूबर 2021 में इसी एरिया में ऐसा ही अटैक टेररिस्ट ने किया, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल बॉर्डर के पास है, पुंछ का जो बीजी एरिया है बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और यहाँ पहाड़ी इलाका है, गुफाएं हैं, और ये काफी डिफिकल्ट टेरेन है। तो उसमें 9 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन बाद में उस ग्रुप का पता नहीं चला कि वो पाकिस्तान चले गए या कहाँ वापस चले गए, या कहीं हाइड आउट में रह रहे हैं, या कश्मीर चले गए। उसके बाद राजौरी के इलाके में कुछ 3-4 महीने पहले
अटैक हुआ था जहां सिविलियन 6-7 लोग मारे गए, वो ग्रुप भी अभी तक ट्रैक डाउन नहीं हुआ और उनका भी कोई ना खबर है ना एलिमिनेशन हुई, तो वो भी बाहर ओपन है। ऐसे हालात में मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना आरोपी के ये अकेली गाड़ी कैसे जा रही थी? ये ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वो भी उस इलाके में जहां टेररिस्ट ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं, और एक अकेली गाड़ी जा रही है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारी चूक है। और आरोपी उस वक्त थी तो उन्होंने क्या किया, नहीं थी तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये गाड़ी जब आरोपी नहीं थी तो क्यों गई? तो ये मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, और जो सीनियर आर्मी कमांडर्स हैं वो इसका संज्ञान लेंगे। और दूसरा देखिए, पाकिस्तान के जो नीयत है उसमें बदलाव नहीं आया है। उसकी जो पॉलिसी है भारत को बर्बाद करना, ब्लीड इंडिया बाय जी, थाउजेंड, उसमें मैं आती हूँ सर, उसमें मैं आती हूँ, लेकिन आपने दो बहुत अहम सवाल भी उठाए हैं और हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान सर, आपका क्या असेसमेंट है? अभी हमने, आप भी सुन ही रहे होंगे नज़ीर को, सर वैद सर को भी आप सुन रहे थे। क्या हम और पुख्ता कर सकते हैं सुरक्षा अपने सैनिकों की इस तरह के एरियाज़ में जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं? और जनवरी में भी यहाँ पर हुआ था एक छोटा सा, वहाँ पे तभी भी हुआ और अब ये हो गया है। किन चीज़ों को हमें सुनिश्चित करना है? क्या चैलेंजेस बने हुए हैं? निधि जी, पिछले 3-4 साल में जब से 370 हटाया है तो सुरक्षा कर्मी घाटी में बहुत इफेक्टिव हैं। वहाँ आतंकवाद बहुत हद तक कम हो गया। तो आतंकवादी अब पीर पंजाब के तक्षशिल में, जो पुंछ और राजौरी एरिया है, वहां पर हमले कर रहे हैं। ये पहला हमला नहीं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, फौज पूरी एहतियात बरतती है, लेकिन अगर आप वास्तविकता देखें तो जम्मू से पुंछ करीब 225 किलोमीटर का फासला है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है। कल तो मौसम भी खराब था, कई बार होता है। और गाड़ियां एक ऐसे विजिबल टारगेट, आप रोड से दूर नहीं जा सकते, गाड़ी को रोड पर चलना है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो जाती है। अगर आपने जम्मू से पुंछ राशन भेजना है तो हफ्ते में 2 या 3 दिन जो आप कॉन्वॉय चलाते हैं वो रूटीन हो जाता है बात। लेकिन ये भी सही है कि जो जब भी हमला ऐसा कामयाब होता है, वो शायद 8-9 हमले फेल भी हो चुके हैं, वो मीडिया में आते नहीं। तो इसमें सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में कोई कमी मानना सही नहीं है। ये तो आतंकवादी हैं कौन? वो चाबी भरे हुए वो ज़ॉम्बीज हैं, जिनको मोटिवेट किया हुआ है, जिनको इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ है, वो मारने पर आमादे हैं, मरने के लिए तैयार है। 100% प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकती। 5 हमारे साथी मरे हैं, हमारी संवेदना परिवारों के साथ। बड़ी अच्छी बात है, पंजाब सरकार ने 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया है। आदमी को वापस लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम परिजनों को सुख से जीवन बिताने का मौका मिलेगा। मेरी एक ही इसमें टिप्पणी है कि चाहे एक सैनिक भारतीय होता है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो उड़ीसा का है, चाहे केरला का, मुआवजा जो दिया जाता है चाहे केंद्र सरकार से या स्टेट से, सबको बराबर मिलना चाहिए। सिपाहियों में फूट नहीं होनी चाहिए। नहीं कादियान सर, ये तो बात आपने कही, लेकिन जो हम ये समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी पे इस समय ये समझना है कि हम अपने सैनिकों को महफूज कैसे रख सकते, कैसे हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। और इस तरह की अगर ये घटना हुई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी जो होते हैं उनका तो सिर फिरा होता है, लेकिन हम अपने सैनिकों को कैसे सुरक्षित रखें, जो तमाम प्रोसीजर्स आप लोगों ने बनाए हैं, सेना ने, हमारी पुलिस ने, उनको हम फॉलो करें, ये हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है। मैं इसलिए भी वैद सर समझना आपसे ये भी चाह रही थी कि अब देखिए G20 की बैठक होने वाली है, गृह मंत्री ने बैठक ली और उन्होंने कहा कि भाई अगले 3 महीने तक बिल्कुल भी आप ध्यान रखें। अब तक ठीक रहा, लेकिन ये जो संदेश देने की कोशिश है, आतंकी मंसूबे हैं ये, लेकिन उसके बावजूद हम सबको जो है सुरक्षा पुख्ता रखनी है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे जनरल कादियान कह रहे थे, कश्मीर में
अगर आप देखें 317 हटने के बाद बहुत हालात बेहतरी हुई है। टारगेटेड किलिंग इन्होंने रिजॉर्ट करने की कोशिश की पिछले 1-1.5 साल में, उसको भी कंट्रोल में लाया है और अब वहाँ हुर्रियत बिल्कुल डिसहरे में है, खत्म हो गई है, पत्थरबाजी नहीं होती है, बच्चे टेररिज्म ज्वाइन करने का नंबर गिर रहा है, इंसिडेंट कम हो रहे हैं, वो सारी, तो उससे पाकिस्तान को परेशानी तो जरूर हो रही है और उनके दिल में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत की तरफ नफरत, भारत के लिए जो गजबाए हिंद करना है, जिहाद लॉन्च की है, ब्लीड इंडिया बाय था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और हालांकि देखा जाए तो उनके अपने देश की हालत देखिए, उनको अपने सिटीजन्स के बारे में बॉदर करना चाहिए, लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है कि उनके जनरल एक भी रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में नहीं रहता है, वो साहब कनाडा, यूएसए, यूके में रहते हैं, उनके बच्चे आईवी लीग स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ते हैं और आम आदमी को उन्होंने जिहाद में लगाया हुआ है। तो उनकी नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई और अगर हम उम्मीद करें कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, मैं नहीं समझता जब तक उसमें चेंज नहीं आती। और ये जो पाकिस्तान की डुप्लिसिटी है कि आप जो कहें कि नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 35 साल में किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को इंटेरोगेशन के दौरान ये नहीं पाया बोलते हुए कि मैं इंडिपेंडेंट जो है वो एक्ट किया है, कि बिना किसी मदद के, जो इनकी आईएसआई है या एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये सब कुछ उनकी मदद से होता है। और ये इसको हमें बॉर्डर्स हालांकि काफी विजिल है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, जैसे जनरल साहब कह रहे थे 99 केसेस में आप अवॉइड करते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको उस सतर्कता को और बढ़ाना पड़ेगा और जो एसओपी है उसको फॉलो करना है। बिल्कुल, जो एसओपी है उसको वाकई में फॉलो करना चाहिए और यही सबसे अहम है। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और यही चिंता होती है जब इस तरह के वाक़ये होते हैं, लेकिन फिर ये है कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से यही कहा जा सकता है कि जो भी एसओपीज़ हैं वो फॉलो किए जाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की बात में और बताया जा रहा है शरद पवार एनसीपी के नेता उन्होंने पुलवामा का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि क्या पुलवामा की जांच हुई? त्यांनी काही गोष्टी देशाच्या समोर मांडल्या, त्याची एक गोष्ट पुलवामा या ठिकाणी भारतीय सैनिकांच्यावर जो हल्ला झाला त्याच्यामध्ये 40पेक्षा अधिक जवान अधिकारी हे मृत्युमुखी पडले। तो आइए देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में दिन दहाड़े साकेत कोर्ट में एक महिला पर फायरिंग होती है। हैरत की बात है कि कोर्ट परिसर में गोली भी चल जाती है। वो ऐसी जगह है साकेत कोर्ट जहां पर 2-2 बारी चेकिंग होती है, मशीन्स लगी हैं, स्कैनिंग होती है। बावजूद इसके जो ये कमलेश्वर सिंह नाम के निलंबित वकील हैं जिसने गोली चलाई, आरोप है पिस्तौल लेकर कोर्ट में घुसा था और ये फायरिंग की। और आपको बता दें फिलहाल वो पकड़ा गया। फरीदाबाद से बड़ी अहम खबर यह है कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन उसने एक महिला को घायल किया, एम राधा। बताया जा रहा है कि आरोपी कमलेश्वर सिंह ने 25 लाख की ठगी का मामला ये पूरा दर्ज कराया था। तो साकेत कोर्ट के अंदर लॉयर्स बिल्डिंग के सामने फायरिंग कैसे हुई, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त साकेत कोर्ट में मौजूद हूं और ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि लॉयर्स चैम्बर, जिसके बाहर एक वकील जो है उसने तकरीबन 10:30 बजे राधा नाम की एक महिला के ऊपर में यहीं पर फायरिंग किया। ये जो वकील है ये बताया जा रहा है कि कामेश्वर सिंह इसका नाम है और इसी जगह पर उसने तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां राधा को लगी। ये बताया जा रहा है कि 2022 में राधा झा को उसने 25 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद में कुछ पैसे का विवाद हुआ और फिर उसने जो राधा है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया 2022 में। और उसके बाद ये पूरा केस जो है इसी साकेत कोर्ट में चल रहा था। आज उसी की जो पेशी थी उसी में राधा आई हुई थी और जैसे ही राधा आई
यहाँ पर उस वकील के साथ में पहले बहस हुई, कहासुनी हुई और उसके बाद में उस आरोपी वकील ने तकरीबन 5 राउंड गोलियां यहीं पर चलाई। राधा यहाँ से फिर भागी और बचने की कोशिश किया उसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने हालांकि इसको बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ से राधा ने भागने की कोशिश की उस जगह से और उसके बाद में उसको फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। राधा के साथ में एक शख्स को और गोली लगी और उसके बाद में जो वकील है, जो आरोपी वकील है, वो यहीं अंदर आया और ये कैंटीन है, ये लॉयर्स का कैंटीन है और इसी कैंटीन में पीछे के रास्ते से वो फरार हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साकेत जो कोर्ट है उसमें 2 लेयर की सुरक्षा है। पहले वाले गेट पर तलाशी होती है लोगों की, उसके बाद में फिर अंदर जो है तलाशी होती है। तो आखिर एक शख्स पिस्टल लेकर कैसे 2 लेयर की सुरक्षा को क्रॉस करके वो कोर्ट के अंदर आ जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है इस आरोपी वकील के बारे में कि इसका जो बार काउंसिल ने लाइसेंस है उसको फिलहाल होल्ड पर रखा हुआ है, इसका जो इतिहास है वो आपराधिक रहा है, तो इसी के चलते बार काउंसिल ने जो इसका एक लाइसेंस होता है वो कैंसिल कर दिया था। अभी तक वो इस घटना के बाद में फरार है, देखना है उसे पुलिस कब पकड़ती है। दिल्ली के साकेत कोर्ट से अशोक माहले के साथ रवीश चंद्र शुक्ला, NDTV। जिस तरह से रवीश बता रहे थे वो पकड़ा गया है, जिसने ये गोली चलाई थी वो व्यक्ति अब पकड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से जुड़ी हुई खबर आ रही है। तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक पहुंचे हुए हैं। उनका रोड शो था। रोड शो कर्नाटक के देवनहल्ली में होना था, लेकिन बारिश के चलते ये रोड शो कैंसिल करना पड़ा है। और देवनहल्ली वो इलाका है जहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा यहाँ से आते थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रचार के लिए रोड शो होना था गृह मंत्री द्वारा, लेकिन फिलहाल बारिश के चलते उसको कैंसिल करना पड़ा है। और कर्नाटक से एक और खबर भी है। महंगाई और बेरोजगारी भले ही बढ़ी हो, लेकिन कर्नाटक के नेताओं की आमदनी कम नहीं हुई है, बल्कि कई गुना बढ़ गई है। ये सब जानकारी उनके एफिडेविट से सामने आई है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इन सबके बीच आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर खत्म करने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की अपील कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर बनी रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे खत्म करने की मांग की याचिका खारिज कर दी। साल 2019 में सीबीआई ने यह केस दर्ज किया था। मामला 75 करोड़ रुपए का है। इनकम टैक्स, ईडी, लोकायुक्ता, सीबीआई, all are being given. They are trying to interpret in a different format. They want to create problem to me. They are harassing me. अपने चुनावी हलफनामे में डीके शिवकुमार ने अपनी संपत्ति 1358 करोड़ रुपए बताई, जो 2018 की तुलना में 62% ज्यादा है। 2018 में उन्होंने अपनी संपत्ति 840 करोड़ रुपए बताई थी। हालांकि इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं शाजिया तरन्नुम। इनके पास 1743 करोड़ रुपए की दौलत है। ये यूसुफ शरीफ उर्फ केजीएफ बाबू की पत्नी हैं, जो कबाड़ और रियल एस्टेट के पेशे से जुड़े हैं। केजीएफ बाबू बेंगलुरु शहर के चिकपेट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहते थे। टिकट मिला नहीं तो अपनी पत्नी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़वा दिया। इसकी तैयारी वो पिछले 6 महीने से कर रहे थे। सोने की खान है सर, वो हम लोग सोने से ही पैदा हुए हैं, सोने की मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। शाजिया तरन्नुम के बाद बीजेपी के उम्मीदवार एमटीबी नागराज 1614 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास। 2018 में उनकी मिल्कियत 1015 करोड़ रुपए की थी। 2019 में जिन 16 विधायकों ने कांग्रेस और जेडीएस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा था, एमटीबी नागराज उनमें से एक है। कांग्रेस के प्रिया कृष्णा ने अपनी संपत्ति 1156 करोड़ रुपए बताई है, जो 2018 से 136 करोड़ रुपए ज्यादा है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी संपत्ति 52 करोड़ रुपए बताई है, 2018 से 8 करोड़ रुपए ज्यादा। मंत्री मुनिरत्ना नायडू की संपत्ति पिछले 5 सालों में 250 करोड़ रुपए बढ़ी। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने अपनी मिल्कियत 181 करोड़ रुपए बताई है, यानी 2018 से 14 करोड़ रुपए ज्यादा। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी दौलत 126 करोड़ रुपए है। धनी होना जीत की गारंटी नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रिया कृष्णा अपने दौर के सबसे धनी उम्मीदवार थे, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। ऐसे में धन बल के साथ साथ ये सभी धनी उम्मीदवार उन तमाम विकल्पों को तलाश रहे हैं जो उनकी जीत सुनिश्चित कर सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोष सिद्धि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि वे इस मामले में जल्द हाई कोर्ट जाएंगे। माना जा रहा है कि आज या कल राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के कोलार में 2019 में लोकसभा चुनाव की एक रैली में राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद से पूरा मामला बना है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य हो चुके राहुल गांधी के लिए आने वाला वक्त बहुत अहम है। सेशन कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें दोषी जो करार दिया गया था उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सेशन कोर्ट ने मना कर दिया और अब वो हाई कोर्ट यानी गुजरात हाई कोर्ट जाने वाले हैं। जल्द हाई कोर्ट में उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अपील करेंगे और हाई कोर्ट से उनको अगर राहत नहीं मिली तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का भी रास्ता है। लेकिन अयोग्यता को दूर करने के लिए, सदस्यता बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी हालत में वो अपने कन्विक्शन यानी दोषी जो करार उनको दिया गया है उस पर अदालत से रोक लगवाएं, वरना ये वापस ये जो अयोग्यता है वो उनकी बरकरार रहेगी। इसमें एक और चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो ये है कि वक्त बीतता जा रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में चुनाव आयोग भी नज़र रखे हुए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी सीट 6 महीने तक के बाद खाली नहीं रह सकती। और इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग की करनी पड़ती हैं। इसलिए राहुल गांधी के लिए समय तेज़ी से बीत रहा है, तो उधर चुनाव आयोग पर भी प्रेशर हो रहा होगा कि वायनाड की जो सीट खाली हुई है उस पर कब उपचुनाव कराए जाएं। ज़रूर वो नज़र रखे हुए होगा अदालती कार्रवाइयों पर। तो यहाँ पर काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर राहुल गांधी को किसी भी सूरत में जल्द से जल्द यानी वायनाड में बाय इलेक्शन जो है, उपचुनाव जो है, वो होने से पहले किसी भी तरीके से अदालत से या तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगानी होगी। हालांकि जो 2 साल की सजा जो उनकी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने पहले ही निलंबित कर दिया था और कहा था कि सेशन कोर्ट से जाकर वो परमानेंट ले ले, वो सेशन कोर्ट ने उनको परमानेंट बेल दे दी थी। तो जो 30 दिन का वक्त दिया था ट्रायल कोर्ट ने, वो वहीं पर ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो परमानेंट बेल पर फिलहाल आ गए हैं। और आगे उनकी जो अपील है, ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ा उनको दी है, दोषी करार दिया है, वो अपील सेशन कोर्ट सुनता रहेगा। लेकिन वहीं से कन्विक्शन पर स्टे यानी दोष सिद्धि पर स्टे का जो मामला है वो आगे बढ़ा है, क्योंकि जब तक दोषी करार होने पर वो रोक नहीं लगवाएंगे वो संसद के सदस्य के तौर पर वापस नहीं आ पाएंगे। ये बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है और अब जल्द से जल्द उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा इस पूरे मामले में। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे ले चलेंगे कर्नाटक। क्यों? प्रधानमंत्री ने फोन पे बात की है वहां के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा से, बताएंगे। बात कर्नाटक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा से फोन पर बात की। ईश्वरप्पा को इस
बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जगदीश शेट्टार और सावदी की तरह बगावत नहीं की और हाईकमान की बात मान ली। के.एस. ईश्वरप्पा ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने कहा है कि वो कर्नाटक में बीजेपी की जीत के लिए काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, सर श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप जो ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। और देश की बात में बात अब राजस्थान की। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत सरकार के बीच की तनातनी एक बार फिर से बढ़ती दिख रही है। ताज़ा मामला जयपुर के परकोटा इलाके का है, जहां सचिन पायलट बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में उस धरने में बैठे दिखाई दिए, जहां राम प्रसाद मीणा नाम के एक शख्स की खुदकुशी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। पायलट ने भी गहलोत सरकार और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जयपुर के परकोटा इलाके में राम प्रसाद मीणा नाम के शख्स ने 4 दिन पहले खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले उसने वीडियो जारी किया, जिसमें आरोप लगाया कि मंत्री महेश जोशी और कुछ अन्य लोग उन्हें दस्तावेज होने के बाद भी मकान नहीं बनाने दे रहे थे और वो जिस मंदिर परिसर में रह रहा था उसे भी उससे बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही थी। आइए सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकरण में बहुत जल्द न्याय मिलेगा और जो भी सरकार को कदम उठाने चाहिए और पुलिस प्रशासन को बिना दबाव के निष्पक्ष होकर एक जांच गठित करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में विश्वास कायम रहे। जो व्यवस्था हमारे प्रदेश में है और देश में है, उस व्यवस्था से इन लोगों का मन हटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी एविडेंस को, प्रमाणों को, सर्कमस्टांसेस को सबसे बात करने के बाद एक जांच गठित हो और न्याय लोगों को मिले, इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सब सामूहिक रूप से मांगते हैं। इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है पार्टी को। हमारी सारी योजनाओं का एक घटना ऐसी हो जाती है जो सब पे पानी फेर देती है, इसलिए उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। हमसे मुख्यमंत्री महोदय ने भी किया कि भाई उसके लिए हम समाधान शीघ्र कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता, मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता है। और जो उसके वीडियो है उसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए, चाहे कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक व्यक्ति इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसको मकान नहीं बनाने दिया जाता पट्टा होने के बावजूद, तो मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में किन अधिकारियों की गलती है, कहाँ कौन अधिकारी जिम्मेदार है, वो सब ये मामला मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी है कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और इस मामले को लेकर अशोक गहलोत से सीधा तो सवाल नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे पार्टी को नुकसान हो। मैं तो महंगाई राहत की बात करता हूँ हर एक से। एक ही देह है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, सबको जो है अगली सरकार कैसे बने उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि पार्टी डैमेज हो। मेरा मानना खुद के बारे में कोई मान लो, कई बार कोई ऐसा कमेंट करते हैं खुद को नुकसान हो, चिंता नहीं करनी चाहिए। खुद का नुकसान तो हाईकमान भरपाई कर देगी उनके कामों को देख करके। पर आप ऐसी बात बोल जाओ कि पूरी पार्टी डैमेज हो, पूरी भरपाई वो खुद भी नहीं कर सकते, हाईकमान नहीं कर सकती है। और तो ये तनातनी का असर क्या होगा बताने के लिए हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी मौजूद हैं। हर्षा, तो जो ये आज का डेवलपमेंट है, इसको आपका आकलन इस पर क्या है? देखिए, अगर बीजेपी के जो एमपी है किरोड़ी लाल मीणा धरने पे बैठे हैं, उसमें अशोक गहलोत के ही एक कैबिनेट मंत्री का नाम आ रहा है, महेश जोशी का, और वो लोग शव हटाने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने तो इसको मुद्दा बताया ही है, लेकिन अगर सचिन पायलट भी वहां पहुंच जाते हैं और ऐसे एमएलए मुरारी लाल मीणा भी अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो एक तरह से एक राजनीतिक संकट है ये, और जरूर ये राजनीतिक तरह से पार्टी को डैमेज करेगा। जो आपने अभी सुना कि जो सीएम कह रहे हैं
तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंच से अब धीरे धीरे काफी कांग्रेस एमएलए बोल रहे हैं। ये लेटेस्ट इंसिडेंट है कि उन्होंने बोला है, उसके पहले भी जब शहीद की मूर्ति के अनावरण पे सोमवार को गए थे तो वहां पर भी राजेंद्र गूढ़ा ने कहा था कि हम लोग जो मंत्री हैं कैबिनेट पे, लेकिन हम लाचार हैं। दूसरी ओर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि जिसके लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा है उस कोहिनूर के मुंह पर कोई सल नहीं आना चाहिए, उसकी चमक कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि सचिन पायलट की तरफ इशारा था। तो सचिन पायलट की जो राह कांग्रेस से अलग होती दिख रही है और इसमें काफी मंत्री और एमएलए भी उनके साथ कई बार उनके साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो नुकसान जरूर पार्टी को होने वाला है। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने सोच लिया है कि वो डायरेक्टली कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे सचिन पायलट के साथ, और जैसे उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि इससे पार्टी को नुकसान होगा, तो और वो अपनी समाज कल्याण की योजनाएं हैं उस पर जोर दे रहे हैं। उनके एमएलए को कहा गया है कि आप लोगों के बीच में जाइए, सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स बढ़ाइए, समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उन पर फोकस कीजिए, और जो अब राहत कैंप होने वाले हैं 24 से उस पर भी खास फोकस रहेगा। जी बिल्कुल हर्षा, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान पे लगातार बनी रहेगी हमारी नज़र, और जिस तरह से तनातनी बनी दिखती है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच, तो ये पूरा अपना राज्य पर ध्यान रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, देश की बात में हाजिर होंगे और खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के एक छात्र की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 24 साल का शयेश वीरा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। 2 हफ्ते में उसकी पढ़ाई पूरी होनी थी और उसे नौकरी भी मिल गई थी और H-1B वीज़ा भी। वो ओहायो के एक फ्यूल स्टेशन में काम कर रहा था और जहां गोलीबारी की ये घटना हुई। ये घटना ओहायो की राजधानी कोलंबस की है। शयेश वीरा का परिवार एलुरु आंध्र प्रदेश में रहता है। वहाँ पे उनकी विधवा माँ और भाई रहते हैं और उनके पिता की मौत 4 साल पहले हो गई थी और वो एक जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे। और उनके चाचा ने बताया कि शयेश ने बहुत मुश्किल से अपना बीटेक ख़त्म किया था और उसके बाद बैंक लोन लेके वो मास्टर्स करने के लिए यूएस के लिए निकल पड़े थे और सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो अपनी नौकरी यहाँ पे जो गैस स्टेशन में पार्ट टाइम कर रहे थे उसको छोड़कर एक पूरी नौकरी लेने वाले थे। उनको कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिल गई थी और H-1B वीज़ा भी मिल गया था। और उन्होंने आखिरी फ़ोन कॉल में अपने परिवार से यही कहा था कि अब हमारे जो बुरे दिन हैं अब निकल चुके हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मेरी नौकरी भी लग गई है और अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना था। जो फ़ोन कॉल आया उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से कहना चाहिए कि क्रैश हो गया, उनके ड्रीम्स क्रैश हो गए और उनके बच्चे के लिए जो माँ के दिल में जो ड्रीम्स थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए। उनको बताया गया कि उनका बेटा जो वहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था उस पर किसी आदमी ने गोली चला दिया और उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने वहाँ पर कोलंबस ओहायो स्टेट नाम का जो कैपिटल है कोलंबस, वहाँ पर रात को ये ड्यूटी कर रहे थे और उस सस्पेक्ट के भी उन्होंने अब तस्वीर रिलीज़ किए हैं, जारी किए हैं, ये कहते हुए कि अगर आप इनको पहचानते हैं तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। वहाँ के पुलिस का ये भी कहना है कि सिर्फ इस साल में ऐसे 50 होमिसाइड हो चुके हैं कोलंबस में। और यहाँ एलुरु में उनके चाचा, वीरा के चाचा कहते हैं कि उनको थोड़ी बहुत तो कंसर्न अब होने लगी है कि जो भारतीय युवा या कोई भी यहाँ से जो लड़के जाते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, उनके लिए सेफ्टी का मुद्दा भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यूएस अथॉरिटीज़ द्वारा और हमारे जो एसोसिएशंस हैं वहाँ पर उनके द्वारा। अब शयेश वीरा के जो मित्र हैं उन्होंने एक फंड जारी किया है उनके बॉडी को वापस इंडिया लाने के लिए और परिवार ने भी सरकार से अपील की है कि इस बारे में उनको कोई थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। और अब बात सूडान की करते हैं क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है और कई भारतीय वहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है। आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सूडान के हालात पर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है।
सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक भारतीय वहां पर फंसे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सुरक्षा पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने गोली लगने से पिछले हफ्ते एक भारतीय की मौत पर भी दुख व्यक्त किया है। और देश की बात में जाते जाते आइए आपको ले चलते हैं उड़ीसा। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं उड़ीसा के झारी गांव की बुजुर्ग नागरिक सूर्या की हैं और इनका एक वीडियो वायरल हुआ था तो अफसरों ने दौड़ कर अब इनकी समस्या दूर की है। आपको बता दें कि एक वो वीडियो उनका था कि जब वो पूरी सड़क पर जिस तरह से वो आप देख सकते हैं अपने घर के प्रांगण में चल रही हैं, ऐसे वो सड़क पर चलती हुई नजर आई थी। जी ये वीडियो था। इस वीडियो में वो एक टूटी कुर्सी के सहारे कई किलोमीटर पैदल चलकर बैंक जा रही थी अपनी पेंशन लेने। वीडियो वायरल होने के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर गौर किया तो फौरन बैंक की तरफ से सफाई आ गई। कहा गया कि बुजुर्ग नागरिक सूर्या हर महीने अपने गांव के जो पॉइंट है वहां से पेंशन CSP पॉइंट से पेंशन लेती थी, लेकिन उम्र की वजह से फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होने पर उनको बैंक आना पड़ा। अब अगले महीने से उनकी पेंशन घर पर ही पहुंचेगी, ये वादा किया है बैंक ने, और एक व्हील चेयर भी उनको दी जाएगी। अब तक ईद पर सलमान खान की फिल्मों के कलेक्शन का रिकॉर्ड दमदार रहा है, पर क्या इस ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान इस रिकॉर्ड को कामयाब रख पाएगी? एक रिपोर्ट। सलमान की दीवानगी उनके फैंस के सर चढ़कर बोलती है। उनकी फिल्मों का स्वागत ढोल और नाच गाने के साथ होता है और मौका ईद का हो तो जश्न दुगना। फिल्म जैसी भी हो ओपनिंग उसे शानदार मिलती है और इसकी वजह है सलमान के फैंस। तो पहले जानते हैं किसी का भाई किसी की जान देखकर क्या रही सलमान के फैंस और दर्शकों की प्रतिक्रिया। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी लगी, बढ़िया। सलमान हिट है। एक्शन अच्छा लगा। सन इज द बेस्ट। मेरे तो शाम को वापस रिटर्न टिकट है। दोबारा देखना है। हाँ। एक नंबर पिक्चर है। एक बार तो देखनी ही चाहिए और जबरदस्त एक्शन है। जो सलमान खान का शर्ट, ओ माय गॉड, सलमान खान यू आर द बेस्ट। अरे भाईजान है यार, भाईजान का सब कुछ अच्छा ही है। दिल का अच्छा है तो पिक्चर भी अच्छी है। ये फिल्म दुनिया भर में करीब 5700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। साथ ही सलमान ने बतौर निर्माता भी एक सोची समझी रणनीति अपनाई है। फिल्म में दक्षिण के कलाकार और दक्षिण की संस्कृति दोनों हैं, ताकि वहां दर्शकों को लुभाया जा सके। पर क्या भाईजान और उनकी ये रणनीति मंदी से जूझते बॉक्स ऑफिस में जान फूंक पाएगी? और क्या इस ईद पर भी सलमान की कामयाबी का इतिहास दोहराया जाएगा? ईद में जो भी फिल्में इनकी रिलीज हुई है सलमान खान की, वो हमेशा सुपरहिट रही है, जिसमें किक है, वांटेड है, दबंग है, बॉडीगार्ड है, इवन सुल्तान है। तो ये सारी फिल्में सुपरहिट रही है। और जो उनकी एवरेज फिल्में हैं जैसे कि भारत है या रेस 3 है या दबंग 3 है, जो उतनी सक्सेसफुल नहीं समझी जाती हैं, वो भी कम से कम 25, 30, 35 करोड़ का बिजनेस करती थी ईद के दिन। अब जो कि किसी का भाई किसी के जान जो रिलीज हुई है फ्राइडे को, उस दिन ईद ना होने के कारण कलेक्शन फर्स्ट डे का जिसको हम कहते हैं करीब 15 से 16 करोड़ होने के चांसेस है। अब ये बड़ी एवरेज फिल्म है, उसके बावजूद भी अगर 15 से 16 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन होता है बिना ईद के, तो फिर दूसरे दिन का कलेक्शन ऑब्वियसली डबल हो सकता है। हो सकता है कल कम से कम 25 से 30 करोड़ का बिजनेस हो और संडे को भी फिर 25 से 30 करोड़ का हो सकता है। 2010 से लेकर अब तक
करीब करीब हर ईद पर कुल मिलाकर सलमान की 9 फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें अभी तक पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भारत है, जिसने 2019 की ईद पर ओपनिंग डे में 42.30 करोड़ की कमाई की थी। अब देखना यह है कि किसी का भाई किसी की जान इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं।